नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम आपके लिए पीजीटी टीजीटी एग्जाम 2025 के लिए इतना अच्छी क्लास लेके आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस करा रहे हैं। सीधे सवाल आपको वहीं से मिलेंगे। तो एक एक पहला सेट तो करा दिया है, दूसरा सेट आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है हिंदी का। जितने हमारे प्यारे विद्यार्थी हिंदी से अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, यूपी का या फिर कहीं का, हिंदी से क्वेश्चन सीधे उसी तरह बनते हैं। वो किसी भी जगह से एग्जाम दे रहे हो, किसी भी प्रदेश से, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और परीक्षा नज़दीक आ रही है, इसलिए इस क्लास को अच्छे से अच्छे मन लगाकर तैयारी करें और देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो हम इसीलिए इस क्लास को लेकर आए हैं और ऐसे सवाल को लेकर आई हूँ जो आपके सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मेरी क्लास से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ। आज का पहला सवाल क्या रहा, देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला सवाल। क्या पूछा गया है? पूछा जा रहा है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है या मागधी अपभ्रंश से हुआ बच्चों? मागधी से या अर्धमागधी से हुआ है या ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ? किससे हुआ ब्रज भाषा का विकास? किस अपभ्रंश से हुआ है? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। किस अपभ्रंश से हुआ है ब्रज भाषा का विकास? तो अगर यूं कहें तो मागधी मागधी से किसका विकास हुआ बच्चों? मागधी से बिहारी, बंगला। चलिए मैं लिखते चल रही हूं। मागधी से क्या होता है, कौन कौन सी भाषा का विकास हुआ, किस अपभ्रंश से हुआ? मागधी अपभ्रंश से। बच्चों, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो ये आपका सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से, जिसमें आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी और मध्यवर्ती भारत में, यानी ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा का विकास अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बिल्कुल राइट आंसर। वहीं मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? मागधी अपभ्रंश से बच्चों। तो मागधी अपभ्रंश से मैं यहां लिख दे रही हूं बिहारी, 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 बंगला, उड़िया, बंगला, उड़िया, उड़िया, बंगला, उड़िया, असमिया या असमी लिख दे रही हूं, आप समझ लीजिएगा, असमी। बच्चों, ये सब भाषा, इस भाषा का विकास किससे हुआ? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। वहीं अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? अर्धमागधी से। तो बच्चों, इसमें पूर्वी हिंदी आएगी। अर्धमागधी अपभ्रंश से इसमें पूर्वी हिंदी आएगी बच्चों, पूर्वी हिंदी आएगी, पूर्वी हिंदी। और मध्य पूर्वी भारत की सभी भाषाएं आएंगी। मध्य पूर्वी मध्य पूर्वी भारत की सभी भाषाएं आएंगी। मध्य पूर्वी भारत की भाषाएं इससे विकसित हुई हैं भाषाएं। तो बच्चों, अब ब्राचड़ से किसका विकास हुआ है? ब्राचड़ अपभ्रंश से किसका विकास हुआ बच्चों? तो इसमें सिंधी आएगी, आपकी सिंधी आएगी, सिंधी, लहदा, सिंधी, लहदा, पंजाबी, ये सब किससे है? ब्राचड़ अपभ्रंश से है बच्चों, ब्राचड़ अपभ्रंश से है। इसमें पश्चिमोत्तरी भारत की भी भाषाएं बच्चों, पश्चिमोत्तरी भारत की सभी भाषाएं ब्राचड़ अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। तो ये मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात और अच्छे से अपने प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। तो अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया बच्चों? अगले प्रश्न में गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा बच्चों अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या है? अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या है? 1555 ईस्वी है या 1558 ईस्वी है या 1560 ईस्वी है या 1565 ईस्वी है? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष में की गई है?
तो जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में आंसर दे। जहां तक मुझे पता है बच्चों कि गोस्वामी विठल नाथ द्वारा 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्यों, कितने, 4 वल्लभाचार्यों, 4 वल्लभाचार्यों के शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की गई। अष्टछाप की स्थापना की गई, यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर होगा बच्चों। विकल्प डी इज द राइट आंसर। चलिए इसमें मैं डिटेल से बताती हूँ। वल्लभाचार्य के शिष्य में कौन कौन थे बच्चों? अष्टछाप की उन्होंने स्थापना किया। वल्लभाचार्य के शिष्य में कौन कौन थे? वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे बच्चों, कौन कौन थे? कुंभन दास, मैं यहां लिख दे रही हूं, कुंभन दास, कुंभन दास, सूरदास, सूरदास। बच्चों विठल नाथ के शिष्य कौन है और वल्लभाचार्य के शिष्य, तो ये मैं वल्लभाचार्य के शिष्य की बात कर रही हूं, मैं ऊपर लिख दे रही हूं वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन थे बताते चल रही हूं। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन थे मैं लिख दे रही हूं ताकि अच्छे से आपको, तो ये 4 हैं। 4 में है कौन है? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, परमानंद दास, परमानंद दास है और कृष्णदास है। कौन है? कृष्णदास है। यानी कि वल्लभाचार्य के सूरदास, सब में दास लगा, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास है। ये 4 शिष्य किसके हैं? वल्लभाचार्य के हैं। कितने अष्टछाप कवियों में है? ये वल्लभाचार्य के 4 हैं और विठल नाथ के 4 हैं। ये चारों मिलाकर अष्टछाप बने हैं। तो ये हो गए वल्लभाचार्य के शिष्य। अब आइए देखते हैं स्थापना कब हुई अष्टछाप की, तो 1565 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1565 ईस्वी में। अब आइए देखते हैं विठल नाथ। विठल नाथ का बच्चों यही हम लिख दे रहे हैं, गोस्वामी विठल नाथ। गोस्वामी विठल नाथ के शिष्य, इनके शिष्यों को मैं आपको यहां से दे रही हूं। तो कौन कौन है? कौन कौन है बच्चों? हैं विठल नाथ के गोविंद स्वामी है, मैं यहां नीचे लिख रही हूं, गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी है। छीत स्वामी है, छीत स्वामी है, यानी विठल नाथ में स्वामी स्वामी ज्यादा लगा है, एक इसमें दास है, छीत स्वामी है। और चतुर्भुज दास है, यही दास है, चतुर्भुज दास है, चतुर्भुज दास है बच्चों, चतुर्भुज दास है। और नंद दास है, नंद दास है। ये 4 किसके हो गए? विठल नाथ के शिष्य हैं। ये चारों विठल नाथ के शिष्य हैं। भाई इनका हम समय भी बताते चले, क्योंकि पीजीटी भी हमारे बच्चे देने वाले हैं, तो वहां ईयर पूछ सकता है। तो इनका समय क्या है गोविंद स्वामी का बच्चों? गोविंद स्वामी का समय 1505 से लेकर 1585, 1505 ईस्वी से लेकर बच्चों 1585 है इनका समय। किसका? गोविंद स्वामी का। और यही है, और बच्चों छीत स्वामी का 1515 से 1585 है। छीत स्वामी का 1515 से लेकर 1515 से लेकर 1585 बच्चों हैं छीत स्वामी का समय। अब चतुर्भुज दास का क्या समय बच्चों? 1530 से 1585 इनका भी है, 1585 इनका भी है। अब आइए देखते हैं नंददास का। नंददास का 1533 से बच्चों कितना है? 1533 से और है 1583, 1583 समय, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं इनका भी। कुंभन दास का समय हमने नहीं लिखा बच्चों, यहां लिख दे रही हूं। कुंभन दास का समय बच्चों 1468 से 1468 से 60 ईस्वी है सब बच्चों। 1468 से 1583 है, 1583 है। सूरदास का क्या है?
सूरदास का समय बच्चों 1478 से 1583 इनका भी है, 1583 है। और वहीं परमानंद दास का बच्चों 1493 है, परमानंद दास का 1493 है, 93 है। और कृष्णदास का समय बच्चों 1496 से 1578 है, 78 है। बच्चों इस समय सबका है, इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप कवियों की जो स्थापना हुई है, ये बच्चों कितने हैं? 8 हैं। 8 का मैंने नाम लिख दिया है। गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य ये चारों हैं, विठलनाथ के शिष्य ये चारों हैं, लेकिन वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है? ये 4 है बच्चों, इसको याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपको पता हो गया होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न को इसका सही आंसर क्या है? 1565 होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? इसमें से बच्चों इनमें से कौन एक तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तद्धित प्रत्यय वाला, शिक्षक, पौरुषेय, मायावी या सजावट। तो तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है बच्चों। अगर देखें तो सजावट शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ। आवट, सजावट शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ। आवट, आवट, आवट प्रत्यय, आवट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जो कि कृदंत प्रत्यय में आता है, जो कि कृदंत प्रत्यय में आता है, कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, आता है। तो ये क्या है? किसमें नहीं है? तो बच्चों विकल्प डी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तद्धित क्योंकि कृदंत प्रत्यय है, बाकी तीनों में तद्धित प्रत्यय है, शिक्षक में भी, पौरुषेय में भी और मायावी में। इन तीनों में बच्चों क्या है? तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तद्धित, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और इसमें क्या है? कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ सजावट में। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। इसका सही आंसर डी होगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। द्रुत विलंबित छंद में प्रत्येक चरण में क्या होते हैं? 2 तगड़ होते हैं, 1 जगड़ होता है तथा 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण होते हैं, या 1 जगड़, 1 तगड़, 1 जगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं, या 1 तगड़, 1 भगड़, 2 जगड़ तथा 2, ये दी नहीं 2 है, 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण होते हैं, या 1 नगड़, 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते बच्चों। इसके द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है? इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है बच्चों? तो अगर हम इसमें देखें तो 1 नगड़ बच्चों द्रुत विलंबित छंद के लक्षण होते हैं। इसमें 1 नगड़ होता है, 2 भगड़ होता है, 1 नगड़, 2 भगड़ तथा 1 रगड़ होता है। इसी के क्रम में बच्चों इसमें प्रत्येक लाइन में क्या होता है? 12 वर्ण होते हैं। कितने? 12 वर्ण होते हैं। इस क्रम में 12 वर्ण होते हैं। यह किस तरह का छंद होता है बच्चों? द्रुत विलंबित, ये वर्णिक छंद होता है। वर्णिक, क्योंकि वर्ण की गिनती की जाती है, वर्णिक छंद होता है। वर्णिक, द्रुत विलंबित कैसे छंद है? वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद होता है द्रुत विलंबित, याद रखिएगा, वर्णिक छंद। प्रत्येक लाइन में इसके 12 वर्ण होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया बच्चों? किस कवि ने किया है दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ अपभ्रंश में? हेमचंद्र ने, जो इंदु ने, या धनपाल ने, या सोमनाथ ने? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया बच्चों? तो अपभ्रंश में दोहा काव्य में, आप लोग तब तक कमेंट में आंसर दीजिए, मैं तब तक समझाने की कोशिश करती हूँ बच्चों। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसने किया है? तो जो इंदु कवि ने किया बच्चों, जो इंदु ने किया है।
जो इंदु ने किया है। किसने किया है? जो इंदु ने किया बच्चों, जो इंदु ने किया है। जो इंदु का समय क्या बच्चों? इनका समय क्या है? इनका समय बच्चों क्या है? इनका समय क्या है बच्चों? 8वीं सती माना जाता है। 8वीं सती माना जाता है। 8वीं सती माना जाता है, जो कि बिल्कुल राइट है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? हम यहां दे रहे हैं आपको इनकी रचनाएं हैं बच्चों, कौन कौन सी हैं? परमात्म प्रकाश तथा योगसार हम लिख दे रहे हैं। परमात्म प्रकाश और दूसरा है योगसार। ये इंपॉर्टेंट बच्चों, ये पूछा जा सकता है। योगसार, इसीलिए मैं इसको लिख रही हूँ। योगसार, ये जो इंदु की रचनाएं हैं, इनका समय क्या है? 8वीं सदी है और रचनाएं परमात्मा प्रकाश और योगसार है। तो अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का शुरुआत यानी आरंभ किसने किया है? तो जो इंदु ने किया है, यानी बी इज द राइट आंसर बच्चों। जबकि भविष्यत कहा, जिसको भविष्यत कथा कहते हैं, भविष्यत कहा यानी धनपाल की है बच्चों। भविष्यत कथा चाहे भविष्यत कहा, भविष्यत कथा कह लीजिए या कहा कह लीजिए, कथा या कहा कह लीजिए बच्चों। भविष्यत कथा धनपाल की है, धनपाल की है। कहा भी आता बच्चों, कथा की जगह पर कहा भी रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। भविष्यत कहा या कथा दोनों शब्द रहते हैं, या तो ये आपको मिलेगा या तो कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों मतलब दोनों शब्द अगर मिले, जैसे कि भविष्यत कथा, ये धनपाल की है, चाहे भविष्यत कथा की जगह पर कहा हो तब भी धनपाल की ही रचना बच्चों, धनपाल की ही रचना है। वहीं हेमचंद्र की रचना कौन से बच्चों है? बच्चों हेमचंद्र की रचना कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदानुशासन और देसी नाम माला बच्चों, एक कोश है इनका, हेमचंद्र का है। बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, इसीलिए मैं बोल दे रही हूँ। आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण। हम कुछ कुछ लिख दे रहे हैं, प्राकृत व्याकरण, हेमचंद्र का हम लिख दे रहे हैं बच्चों, यहाँ गलत हो गया था। कुमारपाल चरित्र ये रहने दे रहे हूँ, बहुत बड़ा है। योग शास्त्र, योग शास्त्र, पेन नहीं चल रही सही से। योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, प्राकृत व्याकरण, ये सब हेमचंद्र की रचना है बच्चों। और छंदानुशासन और देसी नाम माला कोश बच्चों, ये किसका है? हेमचंद्र की रचनाएं सब है। इसका सही आंसर क्या है? बी है। यानी अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा की शुरुआत यानी आरंभ जिस कवि ने किया है वह है जो इंदु ने शुरू किया था, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा बच्चों, अगले प्रश्न में है कि उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? किसका निबंध संग्रह बच्चों उपन्यास रहस्य नामक शीर्षक से? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या बालकृष्ण भट्ट का है, या प्रताप नारायण मिश्र का है, या बाल मुकुंद गुप्त का है बच्चों? उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह बच्चों है? तो उपन्यास रहस्य शीर्षक से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह बच्चों। यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था बच्चों? ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशित हुआ था। इस निबंध में बच्चों द्विवेदी जी ने क्या स्वीकार किया कि उपन्यास के प्रचलन, विकास और सृजन का श्रेय
पश्चिमी देशों के लेखकों को उन्होंने दिया है, उनका कहना है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास की रचना की जाने लगी। ऐसा कहना किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना है। पश्चिमी देशों से प्रभावित होकर इन सब की रचनाएं की जाने लगी है। यानी सरस्वती पत्र उपन्यास रहस्य किसकी रचना है? निबंध संग्रह बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न में है कि निम्नलिखित में तो तद्भव शब्द नहीं है। बच्चों इनमें से कौन एक तद्भव शब्द नहीं है? राजा नहीं है, या खेत नहीं है, या किसान नहीं है, या दाहिना नहीं। बच्चों कौन सा इसमें से तद्भव शब्द नहीं है? बच्चों इसमें ध्यान से देखिएगा कि राजा शब्द जो है तत्सम है। ये क्या है? तत्सम है, तत्सम शब्द है। राजा शब्द तत्सम है। जबकि बच्चों खेत, किसान और दाहिना ये तीनों तद्भव हैं। राजा क्या है? तत्सम शब्द है। यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पूछा जा रहा तद्भव शब्द कौन नहीं है। बच्चों खेत, किसान, दाहिना ये सब तद्भव हैं। राजा क्या है? तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। जबकि और जो शब्द हैं जैसे किसान, किसान का तत्सम क्या होता है बच्चों? किसान का तत्सम क्या होता है बच्चों? किसान का कृषक होता है। हम लिख दे रहे हैं यहां कृषक होगा। खेत का तत्सम क्या होता है बच्चों? तो क्षेत्र होता है तत्सम शब्द। क्षेत्र होता तत्सम शब्द। दाहिना का तत्सम शब्द क्या होता है बच्चों? तो दक्षिण होता है बच्चों। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर क्या है? ए है। यानी राजा जो है तत्सम शब्द है, ना कि तद्भव। इसलिए विकल्प ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, यानी समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द में हम उसे क्या कहेंगे? सार्वकालिक कहा जाएगा, या सार्वदेशिक कहा जाएगा, या सार्वभौमिक कहलाएगा, या सार्वजनीन कहलाएगा? बच्चों क्या कहलाएगा? समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा? एक शब्द में हम उसे क्या कहेंगे? बच्चों समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सार्वभौमिक कहलाएगा। सार्वभौमिक, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाएगा। और सार्वकालिक किसे कहते बच्चों? सार्वकालिक का क्या होगा? जिसका संबंध सभी कालों से हो। हम लिखते चल रहे हैं, जिसका संबंध सभी कालों से हो, सभी कालों से हो, उसे क्या कहते हैं? सार्वकालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वकालिक कहते हैं। जिसका संबंध सभी देशों से हो उसे क्या कहेंगे? सार्वदेशिक कहेंगे। जिसका संबंध सभी देशों से हो, सभी देशों से उसे क्या कहते हैं? सार्वदेशिक कहते हैं। सार्वजनीन, सार्वभौमिक तो हो गया समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। सार्वजनीन किसे कहते हैं? सार्वजनीन के लिए बच्चों हम प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए होगा सभी लोगों से संबंध रखने वाला। सभी लोगों से संबंध रखने वाला। सभी लोगों से संबंध रखने वाला। तो अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें हर विकल्प की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, सार्वभौमिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप क्रमशः क्या होंगे? बच्चों
पितृ शब्द का रूप है, उसके सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों में किस रूप का क्रम है बच्चों सही? तीनों वचनों का रूप इसमें से कौन सा सही क्रम के रूप में, कौन सा सही बच्चों? तो पितर, पितरो, पितरीस बच्चों, पितर, पितर, पितरो, पितर, पितरो, पितर, पितरो, पितरूस, पितृसु, पितर, पितर, पितरो, पितृसु। पितर, पितरो, पितरूस। तो यानी अगर बच्चों हम इसमें देखें तो क्या होगा, सप्तमी विभक्ति में पूछ रहा तीनों वचनों का। तो बच्चों सप्तमी विभक्ति में क्या बन रहा है, पितर, पितरो, पितरूस, पितृसु, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर, क्योंकि सप्तमी विभक्ति के तीनों रूप है बच्चों। सप्तमी पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप है। क्या बनेगा, पितर, पितरो, पितृसु, पितर, पितरो, पितृसु, पितरो, पितृसु। बच्चों क्या पूछा, पित, पित, पित नहीं, पितर, पितरो, पितृसु, पितेसु, पितर, बाकी तीनों सुमेलित नहीं बच्चों सही से है। इसका सही आंसर क्या होगा, पितर, पितरो यहां हो रहा है तो ये भी नहीं सही होगा, पितरो हो रहा है तो यहां भी ये भी नहीं सही होगा बच्चों, पितरो, इसलिए विकल्प बी इज द राइट आंसर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि नदी कोस भर टेढ़ी है, संस्कृत में अनुवाद इसका किस तरह से होगा बच्चों? इसमें संस्कृत में अनुवाद किस तरह से होगा, नदी कोस भर टेढ़ी है, तो नदी क्रोसेड कुटिला होगा, या नदी क्रोसाय कुटिला होगा, या नदी क्रोसम कुटिला होगा, या नदी क्रोसात कुटिला होगा बच्चों? नदी कोस भर टेढ़ी है, नदी कोस भर टेढ़ी है, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा बच्चों? नदी क्रोसम कुटिला, नदी क्रोसम कुटिला होगा बच्चों। हम लिख दे रहे हैं वैसे लिखा है यहाँ, तो नदी क्रोसम कुटिला होगा। बिल्कुल ये संस्कृत अनुवाद बिल्कुल राइट है बच्चों, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर होगा, नदी क्रोसम कुटिला होगा। ये सबका अर्थ दूसरा हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य यानी गलत है। हिंदी विकास के संबंध में सारी बातें कही जा रही हैं, इसके संबंध में जो कथन दिए जा रहे चारों विकल्प में, उनमें से एक असत्य यानी गलत है। इसमें से कौन सा गलत है, आपको आंसर देना उस गलत का। बच्चों इसमें अगर देखिए तो हिंदी भाषा का विकास बच्चों, हिंदी का विकास अपभ्रंश के बाद हुआ है। कब हुआ है, अपभ्रंश के बाद हुआ है। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के बाद हुआ है। यह एक वियोगात्मक भाषा है हिंदी। क्या है, वियोगात्मक भाषा है, जिसका विकास बच्चों 1000 ईस्वी से माना जाता है। 1000 ईस्वी से माना जाता है, ईस्वी से माना जाता है। इसको बच्चों सफरुद्दीन यजदी ने 1424 ईस्वी में अपने ग्रंथ जफरनामा में विदेशों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया था बच्चों? तो सफरुद्दीन यजदी ने किया था। किसने? सफरुद्दीन यजदी ने किया था। इन्हीं का मानना है कि हिंदी भाषा का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है, ईस्वी से माना जाता है हिंदी भाषा। तो बिल्कुल ये भी सही हो रहा है। हिंदी भाषा अपभ्रंश के बाद की भाषा है, ये भी सही बच्चों। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा, ये भी सही है। जो असत्य है यानी गलत है, तो संयोगात्मक भाषा नहीं है, यानी कि विकल्प ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये असत्य है, इसलिए विकल्प ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। तो अब चलिए, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न में है, शयन शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ बच्चों? शयन शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है? अयाद स्वर संधि का, या यण स्वर संधि का, या गुण स्वर संधि का,
या वृद्ध स्वर संधि का शयन शब्द में बच्चों किस संधि का प्रयोग हुआ है? इसका अगर हम विच्छेद करते हैं, शयन शब्द का विच्छेद अगर करते हैं तो क्या बनेगा? से धन अन, से प्लस अन क्या हो जाएगा? शयन हो जाएगा, शयन हो जाएगा बच्चों। इसमें जिस संधि का प्रयोग हो रहा है बच्चों, जिस संधि का प्रयोग हो रहा है इसमें अयाद स्वर संधि का प्रयोग हो रहा है बच्चों। इसका विच्छेद जब करेंगे इसमें क्या हो रहा है? यदि ए आए ओ आओ ओ आओ के बाद क्या बाद कोई भिन्न स्वर आए, क्या आए? कोई भिन्न के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा? आए तो क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा बच्चों? आय हो जाएगा, आय हो जाएगा। और आय का क्या हो जाएगा बच्चों? आय का क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। इसलिए समझाने की कोशिश कर रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में। ओ का क्या हो जाएगा बच्चों? ओ का क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। आव का क्या हो जाएगा बच्चों? आव का क्या हो जाएगा? आव का आव हो जाएगा, आव हो जाएगा। तो अच्छे से समझ में आएगा ना? अय, अयन, अय आ रहा ना, इसमें क्या होगा? अयाद संधि का यही पहचान है, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए विकल्प ए इज द राइट आंसर बच्चों, ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, तो सही आंसर ए होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न बच्चों क्या पूछा जा रहा है कि उस शाखा का वन विहग यानी पक्षी, वह उस शाखा का वन विहग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं बच्चों? यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? जयशंकर प्रसाद की है, या सुमित्रा नंदन पंत की है, या महादेवी वर्मा की है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? वह उस शाखा का वन विहग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की बच्चों है? तो यह है निराला की पंक्तियां बच्चों। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। अभी सुमित्रा नंदन पंत का अगर हम सुना दे रहे हैं बच्चों, लिखेंगे कितना सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये किसकी है? सुंदर, यानी ये हो गए सुमित्रा नंदन पंत की। जयशंकर प्रसाद की एक आध पंक्तियां सुना दे रही हूं। मानव जीवन बेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे हैं खेल आंख का मन का। ये जयशंकर प्रसाद के बच्चों। महादेवी वर्मा की कौन सी पंक्ति है? महादेवी वर्मा की पंक्ति, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। अगर इस तरह से कहीं दिखे तो आप याद किए रहेंगे, मेरी बात को बार बार रिपीट करके सुने रहेंगे तो आप फटाक से आंसर दे लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वह उस शाखा का वन विहग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। इस पंक्ति के किस छायावादी कवि की है पंक्ति है? तो निराला की है, बच्चों। विकल्प डी इज द राइट आंसर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना बच्चों? यह तुम्हें सौंपता हूं, यह किसकी काव्य रचना बच्चों? यह किसकी काव्य रचना? नागार्जुन की है, शमशेर की है, या केदारनाथ अग्रवाल की है, या त्रिलोचन शास्त्री की बच्चों? तुम्हें सौंपता हूं, यह किसकी काव्य रचना बच्चों? तो तुम्हें सौंपता हूं, इसका समय क्या है? चलिए बता देती हूँ। तुम्हें सौंपता हूं बच्चों, इसका प्रकाशन का समय 1985 है। 1900 यानी कि 1985 ईस्वी है। 1985 ईस्वी बच्चों तुम्हें सौंपता हूं। आइए रचना किसकी है? ये बच्चों किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री की काव्य रचना। किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री की काव्य रचना है तुम्हें सौंपता हूं। इनकी और भी रचनाएं, जैसे मैं चलते चलते बोल दे रही हूं, इनकी रचनाएं बच्चों, इनकी और भी रचनाएं त्रिलोचन शास्त्री की हैं। कौन कौन सी हैं? बच्चों त्रिलोचन शास्त्री? गुलाब और बुलबुल लिख दे रही हूं, पूछा भी जा सकता है। गुलाब
और बुलबुल, बुलबुल। इसका समय क्या बच्चों? गुलाब और बुलबुल 1956 में लिखी गई है, 1956 है। और गुलाब और बुलबुल। धरती का समय क्या बच्चों? धरती इनकी रचना है, धरती। धरती का समय बच्चों 1945 है, 1945 है, 1945 है बच्चों। ये सब किसकी रचनाएं हैं? सब रचनाएं किसकी बच्चों? ये है त्रिलोचन शास्त्री की है, त्रिलोचन शास्त्री की रचनाएं हैं सब। मैं जनपद का कवि हूँ, उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान, फूल नाम है एक शब्द। बच्चों अनकहनी भी कुछ कहनी है, ये सब रचनाएं किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री की रचनाएं बच्चों, त्रिलोचन शास्त्री की रचनाएं हैं। इसलिए विकल्प डी इज द राइट आंसर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता तथा कृति का नाम बताइए। यानी रचनाकार और रचनाका दोनों का नाम बताना बच्चों। अंधा युग से ये काव्य पंक्तियां ली गई हैं, धर्मवीर भारती हैं, या एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार की है, या एक आत्म वक्तव्य मुक्तिबोध की है, या आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की है। किस इसके सृजेता और कृति किसकी है? कौन सी कृति है, किसकी इसकी सृजेता कौन, रचनाकार कौन है जिससे यह पंक्तियां ली गई बच्चों? जिससे यह पंक्तियां ली गई हैं। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। तो बच्चों यह काव्य पंक्ति है, यह पंक्ति है धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नाटक है, गीत नाट्य है बच्चों। ये क्या है? अंधा युग नाटक है बच्चों, गीत नाट्य है। अंधा युग क्या है? गीत नाट्य है बच्चों, गीत नाट्य है, गीत नाट्य है बच्चों। ये उसी से पंक्तियां ली गई हैं। धर्मवीर भारती की रचना अंधा युग गीत नाट्य है बच्चों, गीत नाट्य है। इसका समय क्या है? 1955 है। इसका समय अंधा युग का समय बच्चों 1955 है, 1955 है बच्चों। इसमें बच्चों अगर देखा जाए तो इसके प्रथम अंक कौरव नगरी से लिया गई है यह लाइन, यह पंक्ति जो है प्रथम अंक और कौरव नगरी जो पहली लाइन है उसी से लिया गया है। गीत नाट्य से याचक की का कथन है कि वह 5 अंकों, याचक ने यह बोला है यह लाइन, गीत नाटक में यह याचक ने, उसमें याचक ने यह लाइन बोला है। और यह 5 अंकों का गीत नाट्य, कितने अंकों का? 5 अंकों का है बच्चों, याद रखिएगा। यह जो है 5 अंकों का है, हम इसको लिख दे रहे हैं। पांच अंकों में गीत नाट्य है बच्चों, गीत नाट्य है, यह गीत नाट्य है, याद रखिए। गीत ना अंधा युग की बात मैं कर रही हूं बच्चों, अंधा युग की बात कर रही हूं, जिसमें महाभारत के किस बेस पे लिखा गया बच्चों? ये भी याद रखिएगा, जिसमें महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण किया गया। पूछा जा सकता महाभारत के अवसान के बाद की, अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण किया गया है, बाद के स्थिति का चित्रण किया गया है इसमें बच्चों, स्थिति का चित्रण हुआ है इसमें अंधा युग में, ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो विकल्प ए इज द राइट आंसर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है बच्चों कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ बच्चों? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ बच्चों? 15, 51 या 99 या 105? कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है इस रचना में, शिवराज भूषण में बच्चों? शिवराज भूषण का समय क्या है? हम बताते चल रहे, तब तक लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। शिवराज भूषण का समय बच्चों क्या है? 1673 है। शिवराज भूषण का 1673 ईस्वी समय बच्चों।
यानी प्रकाशन वर्ष 73, 1673 है। रीतकालीन कवि हैं शिवराज भूषण बच्चों। इनके द्वारा भूषण जो है एक ग्रंथ है रचित, ये ग्रंथ है शिवराज भूषण, जिसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ। कितने? 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। 105, जिसमें बच्चों 105 अलंकारों का निरूपण हुआ, जिसमें 99 अर्था अलंकार है। 105 में से 99 सबसे ज्यादा यही है, अर्था अलंकार। अर्थालंकार बच्चों, अर्थालंकार का प्रयोग हुआ है 99। 4 शब्दा हम लिख दे रहे हैं ताकि याद रहे आप लोगों को। शब्दालंकार, शब्दालंकार बच्चों, शब्दालंकार 4 है और एक चित्रालंकार है। पूछ सकता है ना, इसलिए मैं चित्रालंकार, चित्रालंकार बच्चों है एक। कितना? एक, याद रखिएगा एक चित्रालंकार है। और बच्चों एक संकर अलंकार का चित्रण हुआ बच्चों। एक कितना? एक संकर अलंकार का चित्रण हुआ है, अलंकार का इसमें चित्रण हुआ है। तो ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न में पूछा जा सकता है, चाहे वो टीजीटी के बच्चे हों चाहे वो पीजीटी के। पढ़ाया तो सबको जाता है, इसलिए इसको याद रखना है। यानी शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ, इसका समय क्या? 1673 बच्चों। कितने अलंकारों का प्रयोग हुआ है? तो 105 का हुआ है। और इसमें पूछ दे कितने अर्थालंकारों का 105 में से हुआ है, तो 99 अर्थालंकार का है, 4 शब्दालंकार का है, एक चित्रालंकार का हुआ, एक संकर अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो कितना हुआ? 99, 100, 4, 1, 5, 105 हो गया ना जोड़ने पर। तो यही पांचों अलंकार, 105 अलंकार का प्रयोग हुआ शिवराज भूषण में। यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में है कि आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया है बच्चों? लिया गया माना है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है बच्चों? ऋग्वेद से लिया गया माना है, या सामवेद से लिया गया माना है, या यजुर्वेद से लिया गया माना है, या फिर अथर्ववेद से लिया गया माना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका कि आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को बच्चों यजुर्वेद यानी नाट्य अभिनय से लिया गया है। यजुर्वेद यानी नाट्य अभिनय से लिया गया है। यजुर्वेद यानी नाट्य अभिनय से लिया गया माना है। ऋग्वेद में बच्चों पाठ, सामवेद से गान और अथर्ववेद से रस लिया गया। अब हम यहाँ लिख दे रहे बच्चों। तो यजुर्वेद से लिया गया अभिनय बच्चों, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया बच्चों। यजुर्वेद से, ऋग्वेद से पाठ लिया गया। क्या लिया गया है? पाठ लिया गया है। पाठ लिया गया है बच्चों ऋग्वेद से। सामवेद से क्या बच्चों लिया गया है? तो गान लिया गया है। गान लिया गया है। यजुर्वेद से तो आपको हो गया अभिनय लिया गया। अथर्ववेद से क्या लिया गया बच्चों? अथर्ववेद से रस लिया गया। रस लिया गया है। यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है। यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर बच्चों प्रश्न के हिसाब से। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य यानी गलत है। महाकाव्य के जितने लक्षण बताए गए हैं उसमें से जो 4 दिए गए हैं उसमें से कौन एक गलत है उस लक्षण के हिसाब से बच्चों? उस लक्षण के हिसाब से बच्चों महाकाव्य में सभी नाटक संधियां होती हैं। क्या होती हैं? संधियां होती हैं। इसमें सभी नाटक क्या है? संधियां होती हैं। ये तो बिल्कुल सही हो गया बच्चों। बिल्कुल, महाकाव्य का अंगिरस श्रृंगार, अंगिरस प्रधान रस के रूप में, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। प्रधान रस के रूप में होते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है? यह सर्गों में विभक्त होता है। यह सर्गों में विभक्त होता है बच्चों। इसमें असत्य पूछा जा रहा। असत्य कौन है बच्चों? असत्य कौन है? सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। यह सर्गों में विभक्त होता है। बिल्कुल सही है। इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। ये भी बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल सही बच्चों। तो जो आंसर आपका हो रहा असत्य, यह बिल्कुल सही नहीं है। यानी सभी रस प्रधान होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं बच्चों। यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। यानी इसका सही आंसर क्या होगा?
क्योंकि इसमें सभी रस प्रधान नहीं होते बच्चों, इसमें कुछ ही रस होते हैं। महाकाव्य का अंगिरस क्या क्या है बच्चों? महाकाव्य का अंगिरस अगर देखें, महाकाव्य का अंगिरस किसको माना गया है? कौन कौन से बच्चों अंगिरस हैं? कौन कौन से मैं लिख दे रही हूं। अंगिरस कौन कौन से बच्चों हैं? तो श्रृंगार रस है, श्रृंगार श्रृंगार रस है बच्चों, श्रृंगार रस है, श्रृंगार है, वीर है, वीर रस है, वीर रस है और शांत रस है बच्चों, शांत रस है, याद रखिएगा, शांत रस है, मुख्य रूप से है। तो यानी आपको बात समझ में आ गई होगी। विकल्प बी इज द राइट आंसर बच्चों। प्रश्न के हिसाब से 3 सही है, एक जो असत्य यानी गलत है वो विकल्प बी है बच्चों। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक यानी इस पुस्तक के लेखक कौन बच्चों? जॉर्ज ग्रियर्सन है, या विलियम ग्राउस है, या जॉर्ज गिलक्राइस्ट है, या फ्रेडरिक पिंकार्ट है बच्चों। और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, इस पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? इस पुस्तक के लेखक कौन है? और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, इसका प्रकाशन कब होता है बच्चों? इसका प्रकाशन समय देखा जाए तो 1787 है, 1787 ईस्वी बच्चों इसका प्रकाशन का समय। लेखक इसके कौन पूछा जा रहा था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिए, तब मैं बताती हूँ। इसका समय 1787 बच्चों। इसके लेखक है जॉर्ज गिलक्राइस्ट, जॉर्ज गिलक्राइस्ट है बच्चों। कौन है? जॉर्ज गिलक्राइस्ट है। इनकी एक और पुस्तक है, चलते चलते बता दे रही हूँ इनकी पुस्तक एक और कौन सी, एक तो ये ऊपर है ही है, दूसरी कौन सी है बच्चों? है हिंदुस्तानी ग्रामर है बच्चों, हिंदुस्तानी ग्रामर है, हिंदुस्तानी ग्रामर बच्चों, ये भी इनकी पुस्तक है। कब इसकी रचना हुई है बच्चों? इसकी रचना, इनकी प्रसिद्ध रचना 1796, 1700 यानी कि इसके बाद लिखी गई है, 1796 है। ग्रामर, ग्रामर, हिंदुस्तानी ग्रामर इनकी जॉर्ज गिलक्राइस्ट की प्रसिद्ध रचना है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को बच्चों। गिलक्राइस्ट कलकत्ता स्कूल के बुक सोसाइटी के बच्चों 1817 और आगरा स्कूल सोसाइटी के 1833 की में स्थापना किया था। बुक सोसाइटी कलकत्ता का स्थापना 1817 में बच्चों, मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। आगरा स्कूल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1833 में किया था। हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को बच्चों सर्वाधिक प्रिय थी, हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी बच्चों। इसे वे द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो गई। अब आप चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्यकृत के रचनाकार कौन है? इस काव्यकृत के रचनाकार कौन है? अरुण कमल की रचना है, या मंगलेश डबराल की रचना है, या राजेश जोशी की रचना है, या उदय प्रकाश की रचना है बच्चों। एक दिन पेड़ बोलेंगे, यह किसकी रचना है बच्चों? यह किसकी रचना है? इसका समय क्या है आप लोग बताइए तब तक। एक दिन पेड़ बोलेंगे बच्चों, इनका समय अगर देखा इसका रचना का तो 1980 है, 1980 है। क्या है? 1980 है इसकी रचना का समय। रचना किसकी बच्चों? तो राजेश जोशी की काव्य कृति एक दिन पेड़ बोलेंगे, यह राजेश जोशी की काव्य कृति है। क्या है? काव्य कृति है बच्चों इनकी, एक काव्य कृति है, काव्य कृति बच्चों। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच चांद की बर्तनी, धूप घड़ी, कपिल का पेड़, गेंद निराली। बच्चों ये सारी रचनाएं किसकी है? दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह को उन्होंने कब वो किया बच्चों? इनके दो पंक्तियों के बीच हम लिख दे रहे हैं यहाँ, इन्हीं की रचना बच्चों किसकी है? दो पंक्तियों के बीच। जोशी की काव्य कृतियों में बच्चों इंपॉर्टेंट है दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच बच्चों यह काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, काव्य संग्रह है। इसको 2002 में बच्चों, कब इसको
दो में बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस रचना को। दो में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया बच्चों, पुरस्कृत किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, पुरस्कृत किया गया 2002 में। दो पंक्तियों के बीच इस रचना को बच्चों तो याद रखिएगा। अब आइए चलते हैं दो पंक्तियों के बीच। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा बच्चों कि वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है। यानी ये संस्मरण बच्चों याद रखिएगा, वे दिन वे लोग, यह क्या है, संस्मरण रचना है, संस्मरण है ये। इस शीर्षक से रचना किसकी, इसके लेखक कौन, निर्मल वर्मा है या शिवभूषण सहाय हैं या रामविलास शर्मा हैं या फिर रघुवीर सहाय हैं बच्चों। वे दिन वे लोग इस शीर्षक यानी संस्मरणात्मक रचना है ये, इसके लेखक कौन है बच्चों, यह किसकी रचना है। वे दिन वे लोग, इसका समय क्या है बच्चों, इसका समय क्या है, तो 1946 है, 1946 है, इसका समय 1946 बच्चों। यह स्मृति शेष बच्चों शिव पूजन सहाय की स्मृति शेष के रूप में संस्मरणात्मक रचना बच्चों। जबकि दिल्ली मेरा देश रघुवीर सहाय की संस्मरणात्मक कृति बच्चों। दिल्ली मेरा देश रघुवीर सहाय, ये तो हो गई शिवपूजन सहाय की, ये तो हो गई बच्चों शिवपूजन सहाय की, लेकिन सहाय दोनों है तो इसलिए मैं यहाँ कन्फर्म कर दे रही हूँ। रघुवीर सहाय की दिल्ली मेरा देश, ये भी संस्मरणात्मक रचना है, दिल्ली मेरा देश, दिल्ली मेरा देश, दिल्ली मेरा देश रघुवीर सहाय की संस्मरणात्मक कृति बच्चों। तो आपको पता हो गया होगा, यानी इसका सही आंसर क्या है प्रश्न का, विकल्प बी यानी शिव पूजन सहाय। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान पूछा जा रहा है बच्चों। 21 में भी पूछा था, बहुत बार बार रिपीट होता है प्रश्न, इसको ध्यान देख के ही आप लोग, गलतियां हो जाती है अगर ध्यान से इसको समझे ना रहो। तो क्रमिक विकास पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया बच्चों। यहाँ देखिए विकल्प ए में दे रहा है सूत्र लिपि पहले आई, चित्रलिपि पहले आई, प्रतीकात्मक लिपि उसके बाद आई, फिर भावमूलक लिपि आई। बी में दे रहा है पहले भावमूलक लिपि आई, फिर सूत्र लिपि आई, फिर चित्रलिपि आई, फिर प्रतीकात्मक लिपि आई। क्या ये सही है, फिर बाद में देखते हैं आप लोग, तब तक कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। सी में दे रहा है कि पहले चित्रलिपि आई, फिर सूत्र लिपि आई, फिर प्रतीकात्मक लिपि आई, फिर भावमूलक लिपि आई। डी में दे रहा है कि पहले सूत्र लिपि आई, फिर भावमूलक लिपि आई, फिर चित्र लिपि आई, फिर लास्ट में क्या आई, प्रतीकात्मक लिपि आई। क्या ये सच है बच्चों। तो पहले अगर हम देखें तो पहले नंबर पे आती है बच्चों चित्रलिपि। क्या आती है, चित्रलिपि आती है पहले नंबर पे। फिर बच्चों उसके बाद आती है सूत्र लिपि आती है, सूत्र लिपि आती है। फिर इसके बाद प्रतीकात्मक लिपि आती है बच्चों, प्रतीकात्मक लिपि आती है। और इसके बाद आती है भावमूलक लिपि। क्या आती है, भावमूलक लिपि। इसके बाद आती है बच्चों, हम यहाँ विकल्प नहीं मैं लिख दे रही हूँ, इसके बाद भावमूलक के बाद आती है बच्चों ध्वनि लिपि आती है, ध्वनि लिपि आती है। अगर मान लीजिए ध्वनि लिपि दे दिया है तो आप परेशान मत होइएगा, आप आंसर दे दीजिएगा। ध्वनि लिपि आती है इसके बाद, तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर बच्चों, विकल्प सी इज द राइट आंसर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा बच्चों, चेहरे अनेक यह किसकी आत्मकथा बच्चों, आत्मकथा है नेमिचंद्र जैन की या धर्मवीर भारती की या इलाचंद्र जोशी की या उपेंद्र नाथ अस्क की। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है, आत्मकथा किसकी बच्चों, बच्चों चेहरे अनेक इसके कथाकार बच्चों हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। कौन है, उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। यानी चेहरे अनेक इसकी रचना है, ये उपेंद्र नाथ अस्क की है, उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है, यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा बच्चों, अगले प्रश्न में के अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग
अन्य तीन से भिन्न है बच्चों। इनमें से कौन सा एक उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? अन्य तीन से भिन्न बच्चों। अव यानी निषेध के अर्थ में होता है बच्चों। अप जो है निषेध, अपकर्ष, विकार और बुराई के अर्थ में होता है बच्चों उपसर्ग का प्रयोग। अप शब्द का अपकार, उपकार, अपमान, ये शब्द क्या होते? अप उपसर्ग लग के बनते थे। किसका निषेध करता है? निषेध, अपकर्ष, विकार और बुराई के रूप में इसका प्रयोग होता है। इस उपसर्ग का प्रयोग अक्सर शब्दों में ही लगता है बच्चों। अव का निश्चय, निश्चितता अव उपसर्ग लगता है तो जब अर्थ को परिवर्तित करता है उपसर्ग लगकर, तो इसका क्या बोध होता है बच्चों? निश्चयता का, अनादर का, निषेध का, कमी का, बुराई का, उतार, व्याप्त, ये सब शब्दों का प्रयोग होता है बच्चों अव उपसर्ग लग जाने से। अवमानना, ये सब शब्द बनेंगे। वहीं बच्चों दूर, दू, द, दुष बच्चों ये सब क्या है? दूषण यानी बुराई अथवा निषेध या कठिनता के रूप में इसका प्रयोग होता है। यानी ये तीनों क्या है? तीन से भिन्न कौन है? ये तीनों तो एक हो गए बच्चों, ये तीनों तो एक हो गए। लेकिन पर क्या है? चारों ओर, अच्छी तरह, अतिशयपूर्ण और बुरा के रूप में इसका प्रयोग होता है। यानी इसका अर्थ अलग हो रहा है, इसका अर्थ अलग हो रहा है। तो इस तरह देखा जाए बच्चों तो विकल्प सी अन्य तीन से भिन्न है। अन्य तीन से भिन्न, ये तीनों का तो एक ही अर्थ निकल रहा है लेकिन इसका अर्थ अलग निकल रहा है पर का, इसलिए विकल्प सी इज द राइट आंसर बच्चों। अब चलिए मैं लिख के ही बता देती हूं। अप में क्या होता है इसका अर्थ? अव का निषेध, निषेध, अपकर्ष बच्चों, अपकर्ष, विकार, इन सब में प्रयोग होता है बच्चों। अप का हो गया, हम यहाँ गलती से लिख दिए बच्चों, इसको आप यहां से मान लीजिएगा। अव का बच्चों क्या होता है? निश्चय। अब यहां से हम यहां ला रहे हैं इसको। अव का बच्चों निश्चय, अनादर, निश्चय, कमी, बुराई, इत्यादि के रूप में प्रयोग होता है। दूर का दूर, दुष, दूर, दू, ये सब उपसर्ग है बच्चों। इसका किस रूप में होता है बच्चों? बुराई अथवा निषेध, कठिनाई, कठिनता बच्चों, कठिनता, निषेध, दूषण यानी बुराई, बच्चों इत्यादि के रूप में इसका प्रयोग होता है। वहीं पर का क्या होता है? चारों ओर, परितः माने चारों ओर, चारों ओर, अच्छी तरह, बुरा, अतिशय, सब इसके रूप में इसका अर्थ होता है बच्चों पर का अर्थ। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका सही आंसर क्या है। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो यह पर जो है भिन्न होगा, भिन्न है, अलग है, यानी इसका अर्थ अलग है। और
यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर बच्चों, विकल्प बी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में बच्चों नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होगी? नमः शब्द के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है बच्चों? प्रथमा विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का, तृतीया विभक्ति का या चतुर्थी विभक्ति का? नमः शब्द में बच्चों, नमः शब्द के योग में बच्चों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ बच्चों। रुच्यार्था नाम प्रियमाण, रुचि अथवा इस धातुओं के योग से प्रियमाण यानी जिसे प्रयत्न किया जा रहा हो के संप्रदान संज्ञा होगी बच्चों। यहाँ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानेन बच्चों, क्रियार्थ अर्थी क्रियार्थ क्रिया जिसके उपपद में और तुमुन अर्थ की क्रिया का प्रयोजन हो वहां तुमुनंत यानी अप्रत्युज्यमान क्रिया के कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः के अर्थ में बच्चों उसी तरह चतुर्थी विभक्ति होगी। उसी तरह नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा स्व अलंकार योग्य च यानी नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा स्वष्ट वष्ट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो डी इज द राइट आंसर बच्चों, डी इज द राइट आंसर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न है कि अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लख मातु चकित भई गद गद बचन विकसित दृगपुलकात। निम्न पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ बच्चों? अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लख मातु यानी कृष्ण के मुख में जब माता देखती हैं मुंह खा मिट्टी जब खाते हैं कृष्ण भगवान बाल रूप में, तो जब उनके मुंह खुलवाती हैं मिट्टी निकालने के लिए, तब उनके मुख में जो नज़ारा देखती हैं उससे क्या होती है? आश्चर्य हो जाती हैं और आश्चर्यचकित होकर बेहोश हो जाती हैं और खुशी के मारे कि वाह मेरा बेटा तो इस तरह का। विकसित दृगपुलकात, इस यहाँ किस रस का भाव उत्पन्न हो रहा बच्चों? अद्भुत रस का या भयानक रस का या विभत्स रस का या वात्सल्य रस का हो रहा बच्चों? अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखमात चकित भई गद गद बचन विकसित दृगपुलकात। बच्चों इस पंक्ति में बच्चों अद्भुत रस निहित है। क्या है? अद्भुत रस निहित है, यानी अद्भुत नजारा वहां उन्होंने अंदर देखा ना। अद्भुत नजारा देखकर बेहोश भी हो जाती हैं खुशी के मारे। यहाँ अद्भुत नजारा देखने की बात कही जा रही है, इसलिए अद्भुत रस का प्रयोग हुआ बच्चों। अद्भुत रस का प्रयोग। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य होता है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? विस्मय 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 या आश्चर्य आश्चर्य होता है इसका अस्थाई भाव बच्चों अद्भुत रस का। इसका सही आंसर ए होगा बच्चों। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में कि पौनमया बच्चों, अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पौनमया करे घूंघट टारे दया करे दामिनी दीप दिखावे। बच्चों क्या है? पौनमया करे घूंघट टारे दया करे दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति में किस कवि की है बच्चों? यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरीदास की है या पद्माकर की है या देव की है या फिर ग्वाल की? बच्चों यह काव्य पंक्ति किसकी है बच्चों? फटाफट आंसर दीजिए, तब मैं बताती हूँ अपना आंसर। बच्चों अगर देखें तो पवन मया करे घूंघट टारे दया करे दामिनी दीप दिखावे। बच्चों यह काव्य पंक्ति है नेही नागरी दास की। किसकी है? नेही नागरी दास की बच्चों। पद्माकर की अगर हम कहें तो नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन हो रही। किसकी है? पद्माकर की है। मैं एक उदाहरण के रूप में एक दे रही हूँ। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन हो रही, ये पद्माकर की हो गई बच्चों। देव की प्रेमहीन प्रिय बेस्या है श्रृंगाराभास। प्रेमहीन प्रिय बेस्या है श्रृंगाराभास। यह देव की काव्य पंक्तियां बच्चों, देव की काव्य पंक्तियां हैं, देव की काव्य पंक्तियां हैं। ग्वाल की क्या है बच्चों? फाग में की बाग में की भाग में रही है भरी, राग में की लाग में की सो है खाज झूठी खात झूठी है। बच्चों ये कवि ग्वाल की पंक्तियां हैं। क्या है? फाग में की बाग में
कि भाग में रही है भरी, राग में कि लाग में कि सोह खात झूठी में, झूठी में। यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर। इस पंक्ति के रचनाकार हैं नेही नागरी दास हैं। तो अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बच्चों, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता यानी सर्वाधिक शिक्षित होने का कारण प्रसिद्ध है? इसमें से कौन सा बच्चों संत काव्य परंपरा के कवि कौन से हैं जो सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध हैं? कौन है? धर्मदास हैं, रविदास हैं, या सुंदरदास हैं, या फिर रज्जब है? कौन सबसे ज्यादा शिक्षित है इनमें से? फटाफट इसका आंसर दीजिए बच्चों। संत काव्य परंपरा के कवि सुंदरदास बच्चों हैं जो अपनी विद्वता यानी सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है। ये कौन है? सुंदरदास बच्चों। सुंदरदास सर्वाधिक इनमें से शिक्षित हैं। सुंदरदास बच्चों संस्कृत के साथ साथ फारसी के भी विद्वान हैं। ये संस्कृत के साथ साथ फारसी के भी विद्वान हैं। इनकी रचना कौन कौन सी चलिए बता देते हैं। ज्ञान समुद्र है, ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सुंदर विलास, सुंदर विलास जो परिष्कृत ब्रज भाषा में बच्चों ये दोनों रचनाएं हैं। ये रचनाएं सुंदर विलास परिष्कृत ब्रज भाषा में है। यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर होगा सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन है? इसमें से सुंदरदास हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न बच्चों पूछा गया है, अगले प्रश्न में पूछा गया कि पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया बच्चों? पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? बंगला में अनुवाद मगन ठाकुर ने किया है, या फिर आलो उजाला ने किया है, या नसीरुद्दीन हुसैन ने किया है, या सुजाउद्दौला ने किया बच्चों? पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया है? किसने किया बच्चों? पद्मावत की रचना कब की? 1940 में बच्चों है। इसका समय है 1940 है, 1940 याद रखिएगा 1940 है। यह सूफी काव्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि किसकी रचना बच्चों? पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत की बात कर रही हूं, ना कि बंगला की। पद्मावत बच्चों, पद्मावत 1940 में सूफी काव्य परंपरा पर आधारित है। पद्मावत बच्चों प्रसिद्ध कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार। मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मैंने इनके रचनाकार को बताया, समय 1940 है, लेकिन अब बंगला में अनुवाद किसने किया है इसका? इसमें से कौन बच्चों है? इसमें से कौन है? जबकि जो अवधी भाषा में लिखी गई पद्मावत किस भाषा में है? अवधी में, अवधी भाषा में है बच्चों ये पद्मावत, याद रखिएगा। बंगला वाला जो अनुवाद किया गया है उसमें से किसने किया? इसमें से बच्चों पद्मावत का बंगला अनुवाद आलो उजाला ने किया बच्चों। किसने किया है? आलो उजाला ने बंगला में अनुवाद किया पद्मावत का। पद्मावत का बंगला में अनुवाद करने वाले कवि हैं आलो उजाला। आलो उजाला सही आंसर आलो उजाला है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया बच्चों? कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम में बच्चों? कितने? 15 प्रकार के छंदों का, या 18 प्रकार के छंदों का, या 20 प्रकार के छंदों का, या 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में? बच्चों कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। कितने?
24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। इसमें सर्वाधिक मांदा क्रांता का प्रयोग हुआ। सर्वाधिक इसमें बच्चों, इसमें सर्वाधिक, अगर सर्वाधिक पूछता है, सर्वाधिक छंदों का प्रयोग, सर्वाधिक छंदों का प्रयोग, सर्वाधिक छंदों का प्रयोग बच्चों, सर्वाधिक प्रयोग मांदा कांत्रा का मांद्रा कांता का प्रयोग हुआ। मांद्रा कांता का प्रयोग हुआ बच्चों इसमें। तो ये बात याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। मांदा कांता का प्रयोग हुआ है। यह नाटक है बच्चों। क्या है? यह नाटक विधा की रचना है। नाटक विधा की रचना है नाटक। इसके खंड कितने? 7 अंक में है बच्चों। 7 अंकों में है ये। 7 अंकों में है ये। 7 अंकों में है। जिसका प्रधान रस क्या है बच्चों? इसका प्रधान रस क्या है? प्रधान रस इसका है, प्रधान रस क्या है इसका? प्रधान रस बच्चों क्या है? प्रधान रस है श्रृंगार। क्या है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस है। कौन सा रस है बच्चों? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ, इसमें प्रधान रस है। यह किस पर आधारित बच्चों है? यह किस पर आधारित है? पद्म पुराण पर आधारित है। पद्म पुराण पर आधारित है। पुराण पर आधारित है बच्चों। यह पद्म पुराण पर आधारित है। पद्म पुराण पर आधारित है रचना बच्चों। पद्म पुराण पर आधारित है। इसके पात्र को अगर देखें तो इसमें कौन कौन पात्र हैं इसमें पूछा जाता है। तो मैं जुबान मतलब बोल दे रही हूँ, आप लोग सुन के अपना लिख लीजिएगा। जिसमें प्रमुख पात्र है दुष्यंत है, शकुंतला है, कण्व ऋषि है, अनसुईया है, प्रियंवदा है, दुर्वासा ऋषि है, मेनका है बच्चों, और गौतमी है और वसुमती आदि है बच्चों। ये सब इसके कौन है? पात्र हैं, इस नाटक के हैं। प्रमुख पात्रों में है ये लोग, इसको याद रखिएगा। तो छंद इसमें कितने प्रकार के हुए हैं बच्चों? 24 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। सबसे ज्यादा कौन सा हुआ है? सर्वाधिक छंदों का प्रयोग किसका हुआ? तो मांद्रा कांता का हुआ है बच्चों। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बच्चों कि सन कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु क्यों ना नृपति हमें भोग में लह सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में, यानी ऊपर जो लिखा पढ़ा हमने, उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? वैदिक ज्ञान का पक्ष प्रकट हुआ है, या फिर राजनीतिक ज्ञान का पक्ष प्रकट हुआ है, या देशाटन पक्ष का प्रकट हुआ बच्चों, या ज्योतिष ज्ञान का पक्ष प्रकट हुआ बच्चों। तो इसमें सज्जन कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु क्यों न नृपति हो हमें भोग यो लह सुदेश सबुदेव। बच्चों बिहारी के सुपरयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हो रहा है बच्चों? इसमें ज्योतिष ज्ञान प्रकट हुआ है। क्या हुआ? ज्योतिष ज्ञान प्रकट हुआ है बच्चों। ज्योतिष ज्ञान प्रकट हुआ बच्चों। ज्योतिष ज्ञान प्रकट हुआ। बहुज्ञता यानी दोहे में बहुज्ञता का ज्योतिष ज्ञान प्रकट हुआ है। ज्योतिष ज्ञान यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर बच्चों। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में कि हम तो भगत मुकत में आवा, हम तो भगत मुकत में आवा, गुरु प्रसाद राम गुण गावा। इस काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई बच्चों? यह काव्य पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई? पद्मावत से, या रामचरितमानस से, या कबीर परिचय से, या फिर बीजक से बच्चों? हम तो भगत मुकत में आवा, गुरु प्रसाद राम गुण गावा। यह काव्य पंक्ति किससे ली गई बच्चों? यह काव्य पंक्ति कबीर परिचय से ली गई। किससे? कबीर परिचय से ली गई है। कबीर परिचय से ली गई है। रामचरितमानस से अगर हम देखें, पद्मावत से अगर हम देखें, बीजक से देखें, तो पद्मावत में अगर हम देखें बच्चों, मानुष प्रेम मयौ बैकुंठी स्नाहित खाह छार भई मुठी। बच्चों मानुष प्रेम मयौ बैकुंठी नाहित काह छार भई मुठी, यानी पद्मावत से ये सब लाइनें बच्चों। और रामचरितमानस से अगर हम देखें तो गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। यह रामचरितमानस की लाइन है बच्चों। कबीर परिचय का आपने ऊपर देख लिया प्रश्न में। बीजक का अगर कहें तो भक्ति पदार्थ तब मिले
तब गुरु होए सहाय, प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूर्ण भाग मिलाए। यह कबीर परिचय की लाइन है, इसलिए इसको याद रखिएगा बच्चों। सुन के अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर मन कहेगा तो अपने नोट्स में उतार लीजिएगा इस लाइन को, हो सकता है आपको वही दे दे इसकी जगह पर, तो याद रखना चाहिए। अब आइए, इसका सही आंसर क्या हुआ? सी हुआ। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा? बच्चों, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? बच्चों, झोपड़ी से राजभवन की रचना बच्चों कब हुई है, कब प्रकाशित हुई है बच्चों? ये हुई है 2002 में। कब हुई है? 2002 में प्रकाशित पुस्तक बच्चों। यह रचना 2002 में प्रकाशित हुई है। यह आत्मकथा है। इस आत्मकथा के कथाकार कौन बच्चों? शिवराज सिंह बेचैन है, या माता प्रसाद है, या सोहनपाल सुमनाक्षर है, या हरपाल सिंह अरोस बच्चों। इस आत्मकथा के कथाकार कौन बच्चों? बच्चों, इस झोपड़ी से राजभवन की आत्मकथा है। इस आत्मकथा के कथाकार बच्चों माता प्रसाद है। कौन है? माता प्रसाद की आत्मकथा बच्चों, माता प्रसाद की आत्मकथा है। जबकि शिवराज सिंह की अगर हम कहें, शिवराज सिंह की रचना हम अगर बोल दें तो जबकि बेवक्त गुजर गया माली हम लिख दे रहे हैं। बेवक्त गुजर गया माली। इसका समय क्या बच्चों? इसका समय है 2006 है। 2006 है। यह किसकी है? शिवराज सिंह बेचैन की। इनकी मेरा बचपन मेरे कंधे पर बच्चों, ये भी इन्हीं की रचना है। ये सब याद रखिएगा। यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। झोपड़ी से राजभवन ये आत्मकथा है, किसकी है? माता प्रसाद की है। ये दलित आत्मकथाकार हैं बच्चों। कैसे हैं? दलित आत्मकथाकार हैं। कथाकार हैं बच्चों। दलित आत्म पूछता न किस प्रकार के दलित आत्म, इसमें से कौन एक दलित आत्मकथाकार है? तो आप अगर माता प्रसाद है तो आप दे सकते हैं। एक तुलसी है, तुलसीदास भी है, एक दलित आत्मकथाकार है बच्चों। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या पूछा है कि अंग्रेज किस भाषा का शब्द बच्चों? अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का, फ्रेंच का, पुर्तगाली का, या फिर डच का? अंग्रेज शब्द किस भाषा का शब्द बच्चों? तो बच्चों, अंग्रेज शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द है अंग्रेज शब्द बच्चों। मेयर, मार्शल, रेस्ट्रा, कारतूस, टेबल, कूपन, मीनू, काजू, सूप, ये सब फ्रेंच भाषा के ही शब्द बच्चों, फ्रेंच भाषा के ही शब्द है। हम लिख दें क्या? मेयर जो लिखा यहाँ आ रहा है उसको लिख दे रहे हैं। मेयर, मार्शल, रेस्ट्रा, कारतूस, ये सब शब्द क्या बच्चों? ये सब शब्द को फ्रेंच भाषा के हैं। यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर बच्चों। पुर्तगाली में अगर देखें तो बच्चों अलकतरा, अनानास, आलपिन, आलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, ये सब क्या पुर्तगाली शब्द है? पुर्तगाली हैं बच्चों। आलपिन ओलपिन, बाल्टी, ये सब पुर्तगाली शब्द में आते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कविता की नई तारीख किसकी कहानी है बच्चों? ये रचना है, किसकी है? ये कहानी है, कहानी विधा की रचना है। और किसकी है? कविता की नई तारीख ज्ञान रंजन की, या काशीनाथ सिंह की, या श्रीकांत वर्मा की है, या फिर उदय प्रकाश की? कविता की नई तारीख किसकी रचना बच्चों है? इसका समय क्या है? कविता की नई तारीख का समय बच्चों अगर देखें तो 1979। कितना है? 1979 है। 1979 बच्चों। यह कहानी है
काशीनाथ सिंह की। किसकी है? काशीनाथ सिंह की है रचना बच्चों। इनकी और भी रचनाएं हैं। लोग बिस्तरों पर, जो कि 1968 में लिखी गई है। सुबह का डर 1975 में है। आदमी नामा बच्चों 1978 में है, 1978 में है। कल की फटे हाल बच्चों 1980 की है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं काशीनाथ सिंह की मैंने बोला बच्चों, इसलिए विकल्प बी इज द राइट आंसर बच्चों। ज्ञान रंजन की अगर हम देख ले, ज्ञान रंजन की बताते चलो कि फ्रेंच के इधर उधर, फ्रेंच के ज्ञान रंजन की मैं लिख दे रही हूं, फ्रेंच के इधर उधर, इधर उधर, ये बच्चों किसकी, इन्हीं की रचना है। 1968 में लिखी गई है, 1968 में ये लिखी गई है। 19 यात्रा इन्हीं की रचना है। यात्रा, यात्रा बच्चों इन्हीं की रचना 1971 में लिखी गई है। 1971 में लिखी गई है, इन्हीं की रचना है बच्चों। क्षणजीवी, क्षणजीवी, क्षणजीवी ये रचना बच्चों इन्हीं की है। किसकी है? ज्ञान रंजन की है। ज्ञान रंजन की 1977 में लिखी गई है। 1977 में लिखी गई है बच्चों, 1977 में लिखी गई है। और उदय प्रकाश की अगर हम बता दें, उदय प्रकाश की बस दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा बच्चों इसका समय क्या है? 1989 है, 1989 है इनका समय, इसका समय बच्चों 1989। और बच्चों पाल गोमरा का स्कूटर, पाल गोमरा का स्कूटर, जो मुझे याद आता रहा जा रहा है मैं लिखते जा रही हूँ। पाल गोमरा का स्कूटर, स्कूटर बच्चों इसका समय क्या है? तो 1997 है, 1997 में है इसका समय। तो बच्चों याद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये रहा इन लोगों की रचनाएं बच्चों, याद रखिएगा। और जो कविता की नई तारीख है, किसकी कहानी है? तो बच्चों ये काशीनाथ सिंह की है, काशीनाथ सिंह की है। अब आइए देखते हैं, इसका समय 1979 है कविता की नई तारीख का। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है बच्चों, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास बच्चों है। इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? वो ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में बच्चों सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया? लंदन को, क्योंकि उसी पर आधारित एक कहानी लिखी गई है। किसमें इसको देवलोक की बात कही गई है? किसको? पेरिस को, लंदन को, न्यूयॉर्क को, या फिर दिल्ली को? आप लोग तब तक आंसर दें, मैं वेट कर रही हूं आप लोगों को। ग्लोबल गांव का देवता बच्चों, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 2009 है, 2009 है। इस उपन्यास का प्रकाशन समय क्या है? 2009 है। इसके रचनाकार कौन है बच्चों? इसके रचनाकार कौन है? तो रणेंद्र हैं, रणेंद्र जी हैं इसके रचनाकार। इन्हीं के द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है बच्चों। इसमें, इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक को किसको कहा गया है? तो न्यूयॉर्क को कहा गया। किसको कहा गया है? न्यूयॉर्क को सर्वोच्च देवलोक की संज्ञा दी गई है, न्यूयॉर्क को बच्चों, न्यूयॉर्क को। बच्चों यह उपन्यास किस पर आधारित है? झारखंड की असुर जनजाति के संघर्षों का बयान करता है उपन्यास। किसका? झारखंड की असुर जनजाति का। यह उपन्यास किसका बयान कर रहा है? ग्लोबल गांव के देवता। यह उपन्यास बच्चों ये झारखंड की असुर जनजाति है, उनके संघर्षों का बयान यह उपन्यास करता है, उनके संघर्षों का। तो इसका सही आंसर सी है बच्चों। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है खुली आंखों का सपना। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? इस यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? मरुधर मृदुल हैं, या हरिसुमन बिष्ट हैं, या सीतेश आलोक है, या फिर बल्लभ डोभाल है बच्चों। खुली आंखों का सपना यह किसकी रचना बच्चों? खुली आंखों का सपना, बच्चों खुली आंखों का सपना यात्रा के बहाने, इनकी किसकी रचना है बच्चों? हमने नाम तो ले लिया, बताना बाद में था मुझे। खुली आंखों का सपना और यात्रा के बहाने, यात्रा वृत्तांत बच्चों, यात्रा वृत्तांत है ये सब बच्चों। यह है मरुधर मृदुल का बच्चों, मरुधर मृदुल का है। किसका है? मरुधर मृदुल की रचना बच्चों। किसकी है?
खुली आंखों का सपना बच्चों, खुली आंखों का सपना यह 1985 में बच्चों 1985 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित हुई बच्चों। 1985 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित भी हुई है। यह रचना सम्मानित हुई है कब? 1985 में। तो ठीक है, यात्रा वृत्तांत है खुली आंखों का सपना। तो विकल्प ए इज द राइट आंसर। जबकि खुली आंखों का सपना अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या बच्चों? भारतेंदु की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या बच्चों? प्रकाशन वर्ष इसका क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1865 है या फिर 1890 है या 1885 है या फिर 1850 बच्चों? हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है बच्चों। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है बच्चों? इसका प्रकाशन वर्ष है 1885। क्या है? 1885 ईस्वी है इसका प्रकाशन वर्ष हिंदी भाषा का, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं और आज का आखिरी सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चों। आखिरी सवाल में पूछा जा रहा है निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है बच्चों? धनपाल की रचना है या राजशेखर की रचना है या धर्मप्रभु सूर्य की रचना है या धर्मप्रभ बच्चों रामचंद्र सूर्य की रचना? इसके लेखक कौन है निर्भय भीम व्यायोग के बच्चों? निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है बच्चों? रामचंद्र सूर्य हैं। कौन है? रामचंद्र सूर्य हैं। कौन है बच्चों? रामचंद्र सूर्य बच्चों। इस रचना में भीम द्वारा वनवास के बकासुर को मारने की कथा का वर्णन किसको मारने की? बकासुर भीम द्वारा बकासुर को मारने का वर्णन है। भीम द्वारा बकासुर को मारने का वर्णन किया गया बच्चों। मारने का वर्णन है इसमें, मारने का वर्णन है इस कथा में। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। फिर हम मिलते हैं कल आपसे अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। इसी तरह की मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी बच्चों, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि आप 2, 4, 10 बार परीक्षा के समय तक जितनी बार रिवीजन आप कर लोगे एक प्रश्न रट जाएगा। मैं ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपको दे रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही एक प्रश्न शायद उसमें से पूरा फंस जाएगा। इस तरह के प्रश्नों की श्रृंखला मैं दे रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोग तब तक इसको पढ़ते, लेकिन ईमानदारी से पढ़ते रहिए। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छे से तैयार होता जाएगा। तो आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।